जय हिंद। वेलकम टू अग्निवीर टेक्निकल बैच। फ्रेंड्स, हम हमारे चैनल एग्जाम अचीवर्स में अग्निवीर टेक्निकल की बैच चला रहे हैं, जिसमें सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग सॉल्व करवाते हैं। तो आप हमारे साथ इस बैच में शामिल हो जाइए। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पोर्शन, जो कि फिजिक्स का है, और इसमें हम सिलेबस के अकॉर्डिंग 15 क्वेश्चन ही यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विद्युत चालित नहीं करेगा। तो विद्युत चालित कौन नहीं करेगा? एल्यूमिनियम धातु, ये तो विद्युत की चालक होती है। चांदी धातु भी विद्युत की चालक होती है। गलित सोडियम क्लोराइड भी विद्युत का चालन करेगा, क्योंकि जब ये गलित हो जाएगा तो ये Na+ और Cl- में टूट जाएगा, और यहाँ पर आयंस जो होते हैं विद्युत के चालन के लिए पॉसिबिलिटी बढ़ा देते हैं। तो ये भी पॉसिबल है, इसमें भी चलेगा। लास्ट ऑप्शन है ग्लूकोज घोल। ग्लूकोज घोल विद्युत का चालन नहीं करेगा। एक डायोड क्या होता है? तो फ्रेंड्स, ये जो पिक्चर है इसमें आपको ये डायोड है, इसका डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। तो इसका जो पिक्चरल डायग्राम होता है इस तरह से होता है, जो एक एनोड और एक कैथोड यानी माइनस और प्लस पॉइंट से जुड़ा होता है, जिसमें विद्युत का क्या होता है, फ्लो होता है, करंट इसमें फ्लो होता है। और अगर आप इसका रियल में डायग्राम देखोगे तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो इसकी जो व्हाइट पट्टी है फिर ब्लैक पट्टी है, ये क्या शो करेगी? ये शो करेगी कि ये माइनस वाला पार्ट है और ये क्या है, प्लस वाला पार्ट है। और इसमें फ्रेंड्स, जब विद्युत का चालन होता है किस दिशा में होता है? एक ही दिशा में, प्लस से माइनस की ओर यहाँ पर जो फ्लो होता है एक ही डायरेक्शन में, यहाँ पर फ्लो इसमें डायोड में होता है। तो डायोड क्या होता है? अगर हम ऑप्शन देखें तो इसमें क्या है कि केवल एक ही दिशा में ये चालन करता है, दोनों दिशाओं में चालन नहीं करेगा। एक दिशा में चालन करता है, एक में नहीं करता, और बिल्कुल भी चालन नहीं करता। ये तो बिल्कुल रॉन्ग आंसर है, और इसमें वोल्टेज प्रयुक्त करने के लिए क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो बिल्कुल इसमें क्षतिग्रस्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? फ्रेंड्स, डायग्राम में आप देख रहे होंगे, जो कि किसका है, कैपेसिटर का है। तो कैपेसिटर में क्या होता है, एक तरफ से हम चार्ज देते हैं, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ये दिया जाता है, और दो प्लेटें होती है जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर व्यवस्थित होती हैं। एक तरफ से पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है और दूसरी प्लेट में क्या क्रिएट हो जाता है, अपने आप नेगेटिव चार्ज, ये जो प्लस चार्ज है नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर लेता है। तो इस तरह से जो ये प्लेट्स होती है इनमें क्या होते हैं, आवेश भंडारित हो जाते हैं। तो आवेश भंडारित करने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग करेंगे? संधारित्र यानी कि कैपेसिटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व है? तो इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व जो होता है फ्रेंड्स, वो उसमें क्या यूज़ होता है, क्या होता है? मेनली वो एक डायोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू वायरिंग में स्विच को हमेशा कहाँ पर स्थापित किया जाता है? अर्थ वायर में, न्यूट्रल वायर में, लाइव वायर में, फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, घरेलू वायरिंग में जो स्विच होता है उसको हमेशा लाइव वायर में ही स्थापित किया जाता है। अगर न्यूट्रल वायर में इसको स्थापित करेंगे तो ये ऑफ कंडीशन में भी जो है करंट फ्लो होने देगा, और लाइव वायर में जो ऑफ कंडीशन होती है उसमें करंट फ्लो नहीं होता है, ऑन कंडीशन में ही करंट फ्लो होता है। तो हमें ऑन कंडीशन में करंट फ्लो होने देना है और ऑफ में नहीं होने देना है, जो कि इसमें पॉसिबल होता है लाइव वायर में। तरंगों की व्यतिकरण की घटना में क्या होता है? इन्फ्रेंस ऑफ द वेव। तो तरंगों की व्यतिकरण की घटना फ्रेंड्स क्या होती है? जब दो तरंगे एक दूसरे के साथ मिल जाती है तो एक नई तरंग का निर्माण कर लेती है, जिसे तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। तो ये जिस तरह से डायग्राम में आप देख रहे हैं, पानी में जब पत्थर फेंका जाता है तो ये तरंग यहाँ पर उत्पन्न हो रही है और एक तरंग यहाँ पर उत्पन्न हो रही है, दो तरंगे उत्पन्न हो रही है। तो ये दो तरंगे जब उत्पन्न होती है तो इनसे एक नई तरंग ये उत्पन्न हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, व्यतिकरण हो रहा है वेव्स का। तो इसमें क्या होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। ऊर्जा की वृद्धि होती है? वृद्धि भी नहीं होती है। इसमें फ्रेंड्स ऊर्जा का ना तो ह्रास होता है और ना ही वृद्धि होती है, केवल क्या होता है, ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, मतलब उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। ध्वनि के डॉपलर प्रभाव लागू होने की प्रमुख शर्त क्या है? तो फ्रेंड्स, डॉपलर इफेक्ट आप सभी ने सुना होगा ध्वनि का, कि अगर ध्वनि के आप पास जाते हो तो वो ज़्यादा तेज़ सुनाई देती है, और जितना उससे दूर जाते जाओगे वो क्या होती जाएगी, उतनी कम होती जाएगी, कम सुनाई देगी। तो ये होता है डॉपलर इफेक्ट। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो फ्रेंड्स, ये डॉपलर इफेक्ट में जो फ्रीक्वेंसी होती है, प्रभावी फ्रीक्वेंसी जो हमें सुनाई देती है दूर या पास जाने पर, उसका फॉर्मूला होता है। जहाँ पर ये v क्या होता है, ध्वनि का वेग होता है, ये ध्वनि का वेग है, और यहाँ पर v0 क्या है, जो ऑब्जेक्ट ध्वनि क्रिएट कर रहा है ऑब्जेक्ट का वेग होता है, जिससे वो आगे पीछे हो रहा है, और ये जो वेग है ये किसका है, सोर्स का है, जो कि सुन रहा है उस ध्वनि को, उसका वेग होता है। तो इसको अगर फॉर्मूले को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमेशा v की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए v0 से भी, और v की वैल्यू vs से भी बड़ी होनी चाहिए।
क्यों? क्योंकि इसके बराबर होगी तो ध्वनि तो सुनाई नहीं देगी, लेकिन ध्वनि तो सुनाई देती है। और कम होगी माइनस में तो इसकी वैल्यू हो नहीं सकती। मतलब इसकी वैल्यू इन दोनों से, ऑब्जेक्ट और सोर्स दोनों की जो वेलोसिटी वेग होते हैं उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन में क्या करेक्ट है? ऑप्शन 2 करेक्ट है कि जो सोर्स है उसकी जो वेलोसिटी वो कम होनी चाहिए ध्वनि के वेग से। सर्वाधिक ऊर्जा वाली तरंगें कौन सी होती हैं? तो फ्रेंड्स ये डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि जो सारी तरंगे हैं उनके डायग्राम्स है, तो सबसे कम किसकी फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब सबसे कम ऊर्जा वाली तरंग कौन सी होती है? यहाँ पर ये रेडियो और माइक्रोवेव, उसके बाद इंफ्रारेड आती है, फिर विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वाली वेव होती है। लेकिन यहाँ पर हमारे ऑप्शन में गामा रेज नहीं दिया है, रेडियो तरंगे दिया है तो ये नहीं होती है, माइक्रोवेव तरंगे भी नहीं होती है, अवरक्त इंफ्रारेड वेव्स भी नहीं होती है, दृश्य प्रकाश तरंगे। तो इन सभी ऑप्शनों के अकॉर्डिंग जो हमारा सबसे ज़्यादा ऊर्जा वाली लाइट कौन सी होगी? विजिबल लाइट, यानी कि दृश्य प्रकाश तरंगे। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है। क्यों निर्देश दिया जाता है फ्रेंड्स? क्योंकि जब सेना एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है तो उनमें एक प्रकार की आवृत्ति उत्पन्न होती है, जो कि पुल की आवृत्ति से बराबर हो जाने पर या बढ़ जाने पर पुल के टूटने का डर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद यानी कि रेजोनेंस के कारण पुल टूटने का खतरा बढ़ जाता है। तापीय ऊर्जा के न्यूट्रॉनों का अवशोषण कर यूरेनियम के भारी नाभिक का 2 लगभग माध्यम द्रव्यमानों में नाभिक में टूट जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स चित्र में आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, एक नाभिक 2 भागों में टूट रहा है और यहाँ पर 2 नाभिक जुड़कर एक नाभिक का निर्माण कर रहे हैं। तो टूटना कौन सा होता है? फिजन होता है, यानी कि विखंडन। और दोनों का मिला के एक नाभिक बनना क्या होता है? फ्यूजन, यानी कि संलयन। तो ये कौन सा होता है जिसमें 2 नाभिकों में टूट जाता है? फ्यूजन में, यानी कि नाभिकीय विखंडन में। गुरुत्व बल और विद्युत चुंबकीय बल में एक उभयनिष्ठ लक्षण है, दोनों में कौन सा लक्षण है जो कि समान होता है? तो फ्रेंड्स अगर हम गुरुत्वीय बल की बात करें तो उसका फॉर्मूला आप सभी को पता है, क्या होता है? Gm1m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये होता है गुरुत्वीय बल का फॉर्मूला। और इसी तरह से अगर हम कौन से विद्युत चुंबकीय बल की बात करें तो विद्युत चुंबकीय बल का फॉर्मूला होता है Km1m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये 2 फॉर्मूला होते हैं। लेकिन ये विद्युत चुंबकीय बल पर जब आवेश नहीं होता है, जब कोई भी आवेश उत्पन्न नहीं होता है, बिना आवेश के जब बल लगाया जाता है तो उसका फॉर्मूला ये होता है। तो किस कंडीशन में ये जो दोनों बल हैं एक समान दिखाई दे रहे हैं? कि जब इन पर आवेश नहीं हो, ये क्या हो? स्थूल हो, उदासीन हो। उदासीन मतलब इन पर कोई आवेश नहीं है, और स्थूल हो मतलब इनके पास क्या है? द्रव्यमान। इनके द्रव्यमान और बिना आवेश के ये दोनों बल एक जैसा लक्षण दिखाते हैं। ऊष्मा चालकता से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स ऊष्मा चालकता आप सभी को पता होगी कि क्या होती है? किसी भी पदार्थ की ऐसी स्थिति होती है जो अपने अंदर से ऊष्मा का चालन करने देती है, उसे कहते हैं उसकी ऊष्मीय चालकता। तो सबसे ज़्यादा ऊष्मीय चालकता फ्रेंड्स किसकी होती है? स्टील की होती है, क्योंकि उसमें बहुत जल्दी ऊष्मा का ट्रांसफ़र होता है, एक जगह से दूसरे जगह तक आसानी से वो उसमें चली जाती है। उसके बाद पानी में ऊष्मा का संचरण होता है, और सबसे कम किस में होता है? लकड़ी में होता है, क्योंकि लकड़ी में वो जल जाती है ऊष्मा का संचलन करते करते, तो सबसे कम लकड़ी की होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? स्टील की, फिर जल की और फिर लकड़ी की। सूर्य में नाभिकीय संलय प्रक्रम के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इसमें सबसे ज़्यादा तापमान और सबसे ज़्यादा दाब की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की एक किरण गोली दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है, दर्पण से परावर्तित होने के बाद किरण कहाँ पर गुजरेगी? तो फ्रेंड्स ये चित्र में अगर आप देखेंगे तो कोई सी प्रकाश की किरण अगर वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वो वापस कहाँ पर होकर जाती है? जहाँ से वो किरण आई थी वहीं पर परावर्तित हो जाती है। इसका मतलब ये क्या है कि वो वक्रता केंद्र से होकर आई थी और वक्रता केंद्र पर ही चली जाएगी। किसी नत समतल का यांत्रिक लाभ कितना होता है? तो फ्रेंड्स यांत्रिक लाभ आप सभी को पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला MA का फॉर्मूला ये होता है कि जो आउटपुट फोर्स है डिवाइड बाय इनपुट फोर्स, ये होता है उसका मेन फॉर्मूला। और नत समतल के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/sin θ। सबके लिए अलग अलग होता है, प्लेन के लिए अलग होता है, इंक्लाइंड प्लेन के लिए अलग होता है, सभी के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। चलिए फ्रेंड्स हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर केमिस्ट्री का है, जिसमें पूछा गया है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझाने के लिए निम्न में से कौन सा उपयोग में नहीं करेंगे? तो सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स वो दिया है कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट। इसके हम रिएक्शन यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये कॉपर सल्फेट है और इसकी जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन की जाती है तो इस तरह से ये जो हमारा आउटपुट फॉर्म होता है। तो फ्रेंड्स जब आउटपुट फॉर्म हो रहा है तो इसमें कुछ भी चीज़ जो है, जैसे सोडियम के 2 है
पार्ट्स यहाँ पर, तो सोडियम यहाँ पर 2 में है, SO4 है, सिंगल SO4 है यहाँ पर, कॉपर है, कॉपर भी है और CO2 भी है। मतलब यहाँ पर कुछ भी जो तत्व है वो कहीं पर भी गए नहीं है, जैसे तत्व यहाँ पर अवेलेबल थे वही के वही आउटपुट में हमें मिल रहा है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि द्रव्यमान का इसमें ह्रास नहीं होना चाहिए, तो इसमें किसी भी तत्व के द्रव्यमान का ह्रास नहीं हो रहा है। तो इन्होंने पूछा है कि कौन सा उपयोग नहीं करेंगे, तो ये तो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो फॉलो कर रहा है। अब दूसरे वाला जो पॉइंट है वो देख लेते हैं हम, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट में भी सेम यही हो रहा है, किसी भी तत्व का यहाँ पर ह्रास नहीं हो रहा है, एज इट इज़ सारे अवेलेबल है। यहाँ पर NaCl होगा, ठीक है, ये रॉन्ग हो गया प्रिंट। तो यहाँ पर NaCl बन रहा है, तो यहाँ पर किसी का भी ह्रास नहीं हो रहा, तो इसमें भी द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, लेड नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। तो लेड नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन में भी किसी भी तत्व का यहाँ पर ह्रास नहीं हो रहा, द्रव्यमान संरक्षित है। तो ये तीनों जो इक्वेशन है ये तो फॉलो कर रही है। अब लास्ट वाली इक्वेशन भी हम देख लेते हैं, ये है पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड। अब मैग्नीज डाइऑक्साइड आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा है क्योंकि एक तापीय इक्वेशन होती है इसमें थर्मल प्रोसेस में, और इसमें जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है वो एज ए कैटलिस्ट यूज़ होता है, उत्प्रेरक की भांति यूज़ होता है, इसलिए वो रिएक्शन यहाँ पर नहीं करेगा। और रिएक्शन में भी क्या हो रहा है, यहाँ पर जो KCl है वो तो अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जा रही है, यहाँ पर रिलीज़ हो जा रही है। और यहाँ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड भी रिएक्शन में कहीं ऐड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम फॉलो नहीं कर रहा। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, पोटेशियम क्लोरेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो परमाणु, धन आयन, नाभिक और फोटोन, इन सभी में से इन तीनों को तो विभाजित किया जा सकता है, लेकिन फोटोन को विभाजित नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है फ्रेंड्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से फिर एक क्वेश्चन आ गया है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, जल्दी आप इसका आंसर मुझसे पहले सोच लीजिए क्या होगा। तो इसका आंसर आप सभी को पता है क्या होगा, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण। जंग से बचाने के लिए लोहे व इस्पात पर कलाई चढ़ाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो जंग से बचाने के लिए आप सभी को पता है किसकी परत चढ़ाई जाती है फ्रेंड्स, यहाँ पर जस्ते की यानी कि जिंक की, और जिसे क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण की प्रोसेस कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के प्रवर्तक कौन है। तो फ्रेंड्स आधुनिक का पूछा है तो आप मेंडलीफ मत कर देना, ये पुरानी वाली जो आवर्त सारणी है उसका आंसर होगा आधुनिक आवर्त सारणी के प्रवर्तक कौन है, मोसले। कौन सा यौगिक ऑयल ऑफ द विंटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है। तो मैथिल सैलिसिलेट को ऑयल ऑफ द विंटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा कार्बन एक धात्विक यौगिक है। तो मैथिल लिथियम जो है वो एक क्या है, धात्विक यानी कि मेटेलिक कंपाउंड है। धातु किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है। तो फ्रेंड्स धातु में जो प्रोसेस होती है गर्म होने की वो किसके द्वारा होती है, अणुओं के द्वारा होती है। अणु एक दूसरे से एनर्जी यहाँ पर ऊष्मा को संचरित करते हैं और इस तरह से धातुएं गर्म होती है। तो अणुओं के द्वारा गर्म होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कंडक्शन यानी कि संवहन। किसी भी धातु का वह गुण जो इसके चादरों में परिवर्तित होने के लिए उत्तरदायित्व होता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है आघातवर्ध्यता यानी कि मैटेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NH4OH में उपस्थित बंधक कौन सा है। इसमें कौन कौन से बॉन्ड्स उपस्थित है ये आपको बताना है फ्रेंड्स। तो मैं इसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर बताती हूँ। ये है NH4OH का स्ट्रक्चर। तो ये जो है ये NH4 का है और ये है OH का स्ट्रक्चर। तो ये प्लस और माइनस में टूट जाते हैं फ्रेंड्स। तो प्लस और माइनस में ये इस तरह से NH4 प्लस और OH माइनस में टूटता है। तो प्लस और माइनस जहाँ पर रहता है वहाँ आप सभी को पता है कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, आयनिक बॉन्ड होना, विद्युत संयोजक बॉन्ड जिसे कहा जाता है, आयनिक बॉन्ड कहा जाता है, वो उपस्थित होता है, वो उपस्थित है। उसके बाद बात करें यहाँ पर एक और बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पर साझा हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का साझा हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर हो रहा है। इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, तो साझेदारी हो रही है, मतलब यहाँ पर सहसंयोजक बॉन्ड यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड भी उपस्थित है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का जो साझा हो रहा है वो असमान इलेक्ट्रॉनों का साझा भी यहाँ पर हो रहा है, मतलब एक की एक पेयरिंग भी एक ने ले ली, पेयरिंग का साझा भी यहाँ पर हो रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पेयरिंग भी हो रही है, पेयरिंग का साझा भी हो रहा है, असमान इलेक्ट्रॉनों का भी साझा हो रहा है, आयंस भी हैं। तो इसलिए इसमें कौन कौन से बॉन्ड होंगे, विद्युत संयोजक बॉन्ड भी होगा, सहसंयोजक और उप सहसंयोजक बंध भी यहाँ पर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने आज फिजिक्स और केमिस्ट्री के हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 25 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि हम हमेशा करते आते हैं।
और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करें फ्रेंड्स। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते जाइए ताकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल पक्की होती जाए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना ना भूले ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।